नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। नाज़रीन, जहाँ तक अहम खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का किस तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तकबाल किया, वो भी सुर्खकालीन इस्तकबाल किया अलास्का में। और आपने देखा कि किस तरह 3 घंटों की बातचीत के बावजूद भी यूक्रेन रूस जंग के खात्मे पर कोई समझौता नहीं हो सका, कोई माहिदा नहीं हो सका। और ये कहा जा रहा है कि बातचीत तो कामयाब रही, लेकिन जंग बंदी के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सका या किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि अजीब गरीब हरकत करते हैं, क्योंकि उनकी हरकतों से सारी दुनिया परेशान है। कम से कम दुनिया के 90 ममालिक यानी 90 कंट्रीज ऐसे हैं जो उनके यानी गैर मामूली फैसलों से या अजीब गरीब फैसलों से मुतासर हुए हैं। मिसाल के तौर पर टैरिफ्स का जो फैसला उन्होंने किया उससे 90 ममालिक मुतासर हुए हैं, और हिंदुस्तान, ब्राज़ील, चीन और रूस सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। लेकिन क्या ट्रंप इस तरह की हरकतों से बाज आएंगे, ये एक सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे, जहाँ तक अलास्का का सवाल है, अलास्का 1867 में अमेरिका ने रूस से ख़रीद लिया था, और उसी मुकाम पर ट्रंप ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया और सुर्खकालीन इस्तकबाल किया। और आपको यही बता दूं कि वो खुद उनकी अपनी लिमोसिन कार में ट्रंप हमारे यानी रूसी जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन को लेकर गए, बातचीत की दोनों ने, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को अंग्रेज़ी अच्छी तरह आती है जबकि ट्रंप को रूसी ज़बान नहीं आती। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि दोनों की अच्छी सी बातचीत भी हुई है। लेकिन जहाँ तक बातचीत का सवाल है, असल बातचीत का सवाल है, यहाँ से 2 नुमाइंदे और वहाँ से 2 नुमाइंदे यानी अमेरिका से 2 नुमाइंदे और रूस के से 2 नुमाइंदों ने शिरकत की, और दोनों सदूर ने उनकी मौजूदगी में बात की है। 3 घंटे तक बातचीत हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो अजीब गरीब हरकत करते हैं। अब बातचीत शुरू होने से पहले उन्होंने चंद घंटों कबल ही को एक बयान दिया था और कहा था कि अगर ये बातचीत नाकाम रहती है तो फिर मैं यानी हिंदुस्तान पर मजीद यानी इजाफी टैरिफ्स आयद करूंगा। तो अब अंदाज़ा कीजिए, बातचीत उनकी है, लड़ाई झगड़ा उनका है, और ट्रंप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं पुतिन का, और हिंदुस्तान की तरफ से आया ये समझ नहीं आता। आप जवाब दीजिए। बिल्कुल सही है सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कल मुलाकात थी, मुलाकात से पहले जो है एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया था कि रूस ने एक बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम लिया। ट्रंप का यह दावा हैरान करने वाला, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कहा कि भारत अब तक ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया है। ये पहली बार नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा दावा किया है। ट्रंप ने अगस्त की शुरुआत में भी दावा किया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब जिस तरह से कल उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद फिर जिस तरह आपने अभी कहा कि लड़ाई किसी और की, उसमें पीछे जो हैं हमारे देश के लोग रहे हैं और हमारे देश की जो मईशत है उसको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि ट्रंप और देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास कोई जवाब नहीं है टैरिफ पे बात करने का। रीज़न ये है कि वो अभी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। जिस तरह सर कल आपने देखा होगा कि लाल किले से जो उन्होंने बयान दिया, उसमें उन्होंने आरएसएस की तारीफ़ की। आरएसएस को 100 साल पुराना एनजीओ करार दिया। उन्होंने कहा ये सबसे पुराना एनजीओ है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो अभी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। अभी वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, और जो सबसे बड़ा, सबसे लंबे टाइम तक देश के प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। कोई देश के प्रधानमंत्री के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि वो इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कितने समय तक जो है क्या बोलते हैं, इस कुर्सी पे जो लोग रहे, उन सब का रिकॉर्ड तोड़ने की बात अगर की जाए तो देश के प्रधानमंत्री इन चीज़ों में बहुत आगे रहते। लेकिन वहीं अगर विदेश नीति की बात की जाए तो विदेश नीति उनकी या फिर एनडीए की वो उस तरह से सही नहीं। हम ये भी देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग देशों में जाके उनको अच्छे अच्छे तमगे वहाँ से मिलते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने देश की तो उस देश में इतनी ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। अभी कल हमने देखा जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने आरएसएस की तारीफ़ की, उसके बाद ही उन्होंने देश में प्राइवेट जॉब के लिए कितनी ज़्यादा वो की कि हम सबको 15,000 रुपये देंगे। वहीं फिर जीएसटी लागू करने के बाद, जीएसटी में कुछ चेंजेस करने के बाद की, लेकिन वो सारी चीज़ें होंगी बिहार के इलेक्शन एन मौके पे, जब इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका होगा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा उसके बाद। लेकिन अगर वहीं बात की जाए ट्रंप की, जो पुतिन से कल मुलाकात हुई, इसमें यह भी कहा जा रहा था कि भारत सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि रूस से हमारा तेल का आयात पहले की तरह ही जारी रहेगा। यानी कि भारत रूस ने
रूस से अब भी तेल खरीद रहा है। लेकिन कल जिस तरह ट्रम्प ने बोला कि रूस ने एक बड़ा ग्राहक अपना खो दिया है तेल खरीदने का, तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनका, हिंदुस्तान के जो विदेशी क्या बोलते हैं नीति पे काम करने वाले लोग हैं, उनका कहना ये है कि हिंदुस्तान रूस से तेल खरीदता रहेगा। लेकिन ट्रंप का कहना ये है कि ट्रंप जो है रूस ने एक बड़ा ग्राहक खो दिया। इसी तरह जिस तरह से ट्रंप हमेशा बयान 30-32 बार ये बयान हो चुका है कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग को रुकवा दिया है, लेकिन हिंदुस्तानी जो क्या बोलते हैं विदेश सचिव वगैरह हैं, उनका ये कहना है कि इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं था। तो अब ये चीज़ें भी क्लियर अभी नहीं हो पाई हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन गुमराह कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो कल जो दोनों की मीटिंग हुई है उसमें ये भी देखा जा रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, उसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ट्रंप की पुतिन से अलास्का में मुलाकात के कुछ ही दिन पहले अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा था कि अगर बैठक बेनतीजा रही तो वो भारत पर टैरिफ और बढ़ा देंगे, जिस तरह अभी आपने बोला। लेकिन ट्रंप ने अब कहा है कि शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये भी कहना था कि अगर आप वहाँ से तेल नहीं खरीदोगे तो हम आपका टैरिफ कम करेंगे। अब अगर हिंदुस्तान वहाँ से तेल नहीं खरीदता, जिस तरह से हिंदुस्तान का ये बयान सामने आया है कि हम वहाँ से तेल खरीदना जारी रखेंगे, लेकिन ट्रंप का ये बयान सामने आया है कि रशिया ने एक बड़ा तेल का ग्राहक अपना खो दिया है। तो ये चीज़ें जब क्लियर होंगी तभी टैरिफ पे बात आगे बढ़ेगी। वो टैरिफ के दिन धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं, और जितने नज़दीक आते जाएंगे उतनी समस्याएं और बढ़नी शुरू हो जाएंगी, बयानात शुरू हो जाएंगे। कल जिस तरह हमने देखा कि जो अपोजिशन है उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने आरएसएस की बात इस वजह से की क्योंकि उन पे एसआईआर और वोट चोरी और टैरिफ का मुद्दा ज़्यादा हावी हो गया। तो इस वजह से उन्होंने आरएसएस की बात शुरू की कि पूरा विपक्ष जो है वो आरएसएस के बारे में डिबेट करने में लग जाएगा और हम इन चीज़ से निकल जाएंगे। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि हम इतनी आसानी से इन चीज़ों को छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ट्रंप ने ये धमकी दी थी यानी पुतिन से मुलाकात से पहले कि अगर ये बातचीत नाकाम रहती है तो वो हिंदुस्तान पर मज़ीद टैरिफ आयद करेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि 3 घंटों की बातचीत हुई है। ट्रंप का ये भी कहना था कि अगर बातचीत नाकामी की तरफ जाती दिखाई देती है तो वो फौरी तौर पर बातचीत ख़त्म कर देंगे। लेकिन 3 घंटों तक बातचीत हुई। अब देखना यह है कि किस तरह ये बातचीत आगे बढ़ती है। लेकिन ये ट्रंप का ये भी कहना था कि वो फौरी तौर पर ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेनी सदर को फ़ोन करेंगे और यूरोपियन जो लीडर्स हैं उनको फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके बताएंगे कि बातचीत क्या हुई है और बातचीत में किस कदर पेशरफ्त हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगली जो बातचीत होगी उस बातचीत में ज़ेलेंस्की को भी मदऊ किया जाएगा। और ज़ेलेंस्की का कहना है कि सेफ फरीकी बातचीत होती है तो ये कामयाब हो सकती है। और आपको ये बता दें कि जैसे ही पुतिन का शुक्रिया अदा किया ट्रंप ने अपने खिताब में, तो अब उन्होंने अपने खिताब में ये कहा है कि वो ट्रंप को यानी मास्को के दौरे की दावत देते हैं। तो ये भी अगली बातचीत मास्को में होने वाली है, इस तरह का इशारा भी मिल गया है। और ट्रंप ने भी रजामंदी जाहिर कर दी है कि वो रूस ज़रूर जाएंगे। तो बहरहाल अगर अमन कायम होता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शर्म की बात यह है कि रूस और यूक्रेन की जंग की फ़िक्र तो ट्रंप को है, लेकिन फ़लस्तीनियों की तबाही की, उनकी बर्बादी की, उनके कत्लेआम की, उनकी नस्ली तस्हीर की, उनकी नस्ल कुशी की कोई फिक्र नहीं है। और ये बेचारा एक आलमी चौधरी बनकर एक अमन की बात कर रहा है। लेकिन चीन में आप जब फ़लस्तीन में अगर आप देखेंगे वहाँ की तबाही पर वो खामोशी इख्तियार किए हुए, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए, ना सिर्फ मुजरिमाना खामोशी बल्कि वो इसराइल की पूरी तरह उस दहशतगर्दी में मदद भी कर रहा है। अब क्या दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं ट्रंप? ये सोचने वाली बात है। और अगर कोई दूसरों को बेवकूफ़ समझता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। अरे आप एक खित्ते के अवाम पर जुल्म होता देख रहे हैं, उनकी तबाही देख रहे हैं। तारीख में इस तरह का जुल्म नहीं देखा गया है। अरे मासूम बच्चे शहीद हो गए हैं, 20,000 के करीब बच्चे अब तक शहीद हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि 30,000 के करीब खवातीन ने जाम शहादत नोश किया है, 70,000 के करीब फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। उसके बावजूद भी ट्रंप को उसकी फिक्र नहीं होती, बल्कि ट्रंप को यूक्रेन की फिक्र है, ट्रंप को रूस की फिक्र है। अरे मेरे भाई इधर इसकी फिक्र करो। और दूसरी अहम बात आपको यासिर बता दूं कि जुल्म का सिलसिला, इसराइली बर्बरियत का, इसराइल के दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और उस दहशतगर्दी को अमेरिका की पूरी हिमायत हासिल है। और हाल ये हो गया है कि अब वहाँ पर पानी भी आलूदा हो चुका है जो बाकी है वहाँ। वैसे तो पानी यानी प्यासे मारा जा रहा है, उनको भूख को हथियार बनाया गया है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि पानी में मिलावट कर दी गई है या पानी आलूदा हो गया है, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी बीमार हो रहे हैं और उन्हें
जुनूबी सूडान में मुंतकिल करने के मशवरे दिए जा रहे हैं, तो क्या फ़लस्तीन को किसी के बाप की जागीर है कि आप उठाएं और फ़लस्तीनियों को जुनूबी सूडान मुंतकिल कर दें, यहाँ कर दें, वहाँ कर दें? अगर करना है तो इसराइल को मुंतकिल कर देना भाई, देखिए अमेरिका में मुंतकिल कर दें। बिल्कुल सही, इसराइल ने गाज़ा पे हमले तेज़ कर दिए। कल भी हमने देखा किस तरह से हमले किए गए, उस हमले में काफ़ी लोगों की मौत हुई। IDF ने कहा है कि 9 अगस्त से 2025 को हमास के राफा ब्रिगेड में हमने कंट्रोल किया था और उसमें खान यूनुस में कुछ लोगों को जो है शहीद किया गया था। लेकिन वहीं जब बात आती है गाज़ा की, तो अब इसराइल कुछ बड़ी खिचड़ी पका रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आई बात कि इस पर चर्चा चल रही कि युद्धग्रस्त गाज़ा के कुछ फ़िलिस्तीनियों को साउथ सूडान में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि जो फ़िलिस्तीनी नेता उन्होंने इस प्लान को फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर ये प्लान आगे बढ़ता है तो गाज़ा के लोगों को उस अफ्रीकी देश में बसाया जाएगा जो खुद काफ़ी लंबे वक्त से राजनीतिक और जाति हिंसा से जूझ रहा है। खाना जमी का शिकार है, चीज़ें सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि गाज़ा के मुसावी साबित कैम्प में पानी का संकट इस कदर बढ़ गया है कि लोग गंदा पानी, ख़राब पानी, जिसे दूषित पानी बोलते हैं वो, और खाना जो कि खारा पानी होता है उसको पीने को मजबूर हो गए हैं। भयंकर गर्मी में लोग घंटों लाइन में लगकर सिर्फ कुछ लीटर पानी जुटा पा रहे हैं, जो रंग और गंदगी की वजह से साफ़ पानी नहीं है, पीने लायक पानी नहीं। लेकिन इससे बीमारियों का खतरा और बढ़ गया। अभी हमने कुछ दिनों पहले बात की थी कि एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब बच्चे और ख़ासकर जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष ये पैदा हो गया है कि उनको एक ऐसी बीमारियां वहाँ पे पैदा हो रही हैं जो एंटीबायोटिक्स से ख़त्म नहीं हो रही। और फिर ये भी देखिए आप कि उस तरह के जो डॉक्टर्स थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया है और राहत सामग्री वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। तो इससे ये है कि गाज़ा के लोगों को अगर सूडान शिफ्ट किया जाएगा तो आप देख सकते हैं सूडान की जो हिस्ट्री है, अभी हाल में जो चीज़ें चल रही हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ की स्थिति सही नहीं है खुद भी। और फिर जब भी लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ की स्थिति और ख़राब हो सकती है। रीज़न ये है कि चंद लोग हैं तो स्थिति ठीक नहीं, लेकिन अगर कुछ लोग और आ जाएंगे तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें पहुँचनी चाहिए वो चीज़ें अभी वहाँ भी नहीं पहुँच रही हैं। लेकिन अगर हम फ़िलिस्तीन की बात करें तो फ़िलिस्तीन में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त यही है कि अगर कोई खाना लेने के लिए लाइन में लगा होता है तो वहाँ पे आकर के रॉकेट गिर जाता है, और अगर कहीं पानी पीने कोई जाता है तो पानी गंदा मिलता है। फिर ये कहा जाता है कि आपको हम कहीं और शिफ्ट करेंगे। जो इंसान अपने घर को छोड़ करके कहीं और क्यों जाना चाहेगा? वहाँ के लीडर्स का भी कहना है कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि 3 सूत्रों ने बताया कि अभी कोई समझौता कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। युद्ध विराम के लिए बातचीत जारी है और युद्ध विराम के लिए एक प्रस्ताव दिया जाएगा कि अगर आपने कुछ लोगों को यहाँ से जो है क्या बोलते हैं सूडान में शिफ्ट किया, साउथ सूडान में, तो ये युद्ध विराम होगा। अब देखिए किस किस तरह की पाबंदियाँ, किस किस तरह की शर्तें लगाई जा रही हैं कि आप अपना घर छोड़ दीजिए, हम आपके यहाँ जंग रोक देंगे। तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आप जो है हर तरह से वहाँ पे जुल्म करने के लिए सिर्फ तारी हैं, और उसका रीज़न ये है कि आपके अंदर इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई। बच्चे और हामला ख़वातीन और जो ज़ईफ़ लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा हो गई। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक अशर यासिर ने कहा, हामिला ख़वातीन बशदीद मुतासिर हो रही हैं। इसराइल ने भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है, पानी को उसने हथियार बना लिया है, फ़लस्तीनियों को पानी से महरूम रख रहा है, खुराक से महरूम रख रहा है। और जो लोग इमदादी ट्रक्स के करीब जाते हैं खुराक लेने के लिए या खाने पीने की अशिया लेने के लिए, तो उनको रोटी की बजाय गोली दी जाती है, यानी गोली से उन्हें उनके सीने में उतार दी जाती है या उनके सरों में उतार दी जाती है। मासूम बच्चे भी ऐसे कई मिले हैं जिनके सरों में और सीनों में गोलियां पेवस्त थीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल को अब ये शौक़ हो गया है नेतन्याहू को, और जिसके बारे में ईरानी स्पीकर ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये 21वीं सदी का हिटलर है। तो आप अंदाज़ा कीजिए, हिटलर की तौहीन है। मैं समझता हूँ कि हिटलर अलग चीज़ था और ये जो है ये नेतन्याहू, मैं समझता हूँ कि ये जल्लाद, मैं समझता हूँ कि सिर्फ फ़लस्तीनियों को कत्ल करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। हिटलर को बदनाम करना है, इसको हिटलर का इससे तकाबुल करना ऐसे है जैसे हिटलर को बदनाम किया जाए, उसकी इंसल्ट की जाए, उनकी तज़हीक की जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, हिटलर के बारे में जिस तरह की बातें हो रही है इस तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि नेतन्याहू को ये कहना चाहिए कि अब 21वीं सदी का ये जल्लाद है, 21वीं सदी का ये कातिल है, 21वीं सदी का ये डाकू है, ये कहना चाहिए। इसलिए डाकू है, आप मासूम बच्चों को कत्ल करते हैं, इसलिए डाकू है या कातिल है। आप ख़वातीन को कत्ल करते हैं तो और आपका ज़मीर मर गया है, दुनिया का ज़मीर मर गया है। ट्रंप
यूक्रेन की फिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं करते। और नाज़रीन, आपको बता दें एक और खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत इंतहाई संगीन हो गई है। खासतौर पर आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा का जो सदर मुकाम है वो है पेशावर, और पेशावर में आप देखेंगे कि जिस तरह सैलाब आया है, बाढ़ आई है, उसमें कहा यह जा रहा है कि कम से कम 300 लोग जान बहक हुए हैं। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के भी हालात ठीक नहीं है। उत्तराखंड जैसे रियासतों में, शुमाली हिंद में बारिश का सिलसिला जारी है। खुद हैदराबाद में बारिश का शदीद सिलसिला जारी है, लेकिन अब फिल वक्त यानी 12 घंटों से बारिश ज्यादा नहीं हुई है। ऐसे में ये भी खबरें आ रही है हैदराबाद दक्कन से कि यहाँ पर हिमायत सागर के जो मजीद दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इसकी जो LFT है जुमला वो 1763.50 है। और अब फिल वक्त बारिश के नतीजे में हिमायत सागर की LFT 1761.85 फीट हो गई है, और इसी वजह से दरवाजे खोल दिए गए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि कई इलाकों से जहां से मूसा नदी बहती है या गंडीपेट का पानी, सॉरी उस्मान सागर या हिमायत सागर का पानी आता है, वहां के कम से कम 307 लोगों को मकीनों का तखलिया कर दिया गया है। लेकिन जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड के बारे में बहुत ही खतरनाक खबरें आ रही है। इस सिलसिले में हम चलते हैं अशर यासिर की तरफ और पूछते हैं कि वहां क्या हो रहा है। बिल्कुल सही। उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश का माहौल है और जिस तरह से वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, बादल फटे थे। अभी हमें कुछ दिनों पहले देखा कि किस तरह से जो है पूरी बस्ती उजड़ गई थी, और उसी बीच 1 से 2 बार ऐसी सिचुएशन वहाँ पे आई है। और अगर बात की जाए कश्मीर की, तो कश्मीर में भी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि वहाँ पे भी बादल फटने से कई लोगों की जानें गई हैं और कई लोगों को सुरक्षा इंतज़ाम के तहत निकाल लिया गया है। जिस तरह से हम बात करें बारिश की, तो बारिश हैदराबाद में भी हो रही है, बारिश जो है बिहार में भी हो रही है। बिहार में भी बारिश का पानी इतना भर गया है कि लोग अपने घरों की छत पर बैठे हुए हैं। तो जिस तरह से बारिश का मौसम चल रहा है, इस बार बारिश उस तरह से हो रही है कि हर एक इंसान परेशान है, और ख़ासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा परेशानियाँ हो रही, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि जानवर जो हैं वो मर जाते हैं, और जब ये पानी सूखता है तो उनमें फिर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा संकट वाला क्या बोलते हैं, परेशानी वाला टाइम होता है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और NDRF, SDRF और जितनी भी टीमें हैं सब लगी हुई हैं, और लोगों को बचाया जा रहा है। और फिर जो लोग वहाँ जाने वाले थे उन सबको जो है पहले ही रोक दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ मत जाइए। रीज़न ये है कि बहुत से लोग वहाँ घूमने गए हुए थे, उस घूमने के जब उस दौरान ये क्या बोलते हैं वहाँ पे बादल फटा है, तो कुछ लोग अभी भी वहाँ से निकल नहीं पाए हैं। उनको निकालने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, पूरी तरह से टीमें वहाँ पे लगी हुई हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए बिहार की या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल भर गया है, लोग अपनी छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। कल भी हमने देखा कि बिहार के कुछ लीडर्स वहाँ पे गए, नाव से उन्होंने सफ़र किया और लोगों को पूरी सहायता देने की बात की है। हमने पप्पू यादव को देखा, या हमने और भी कई लोगों को देखा जो लोग नाव से जो है जगह जगह पे जा रहे थे, और लोगों में एक हिम्मत बांध रहे थे कि आप लोग घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि बिहार में हर साल इस तरह की सिचुएशन आती है। आपने अभी 2 दिन पहले प्रोग्राम में बोला था कि हैदराबाद में जब इतना सीवरेज अच्छा था तो पानी क्यों भर जाता है, और जब बारिश होती है उसके बाद ये चीज़ें सोची जाती हैं कि इसको किस तरह से सही किया जाए। तो उसी तरह से अगर बिहार की बात की जाए, तो बिहार में जब हर बार बारिश होती है, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, हर बार बाढ़ आती है, जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं क्या बोलते हैं वहाँ के बिहार के, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ ऐसा करती है कि वहाँ पे हर साल बाढ़ ना आए, लोग जो हैं वो अपनी जगहों को ना छोड़ें, लोग अपने घरों में परेशान ना हों। क्योंकि हम देखते हैं कि घर और जो झोपड़ियों में रहते हैं, ग्रामीण इलाका जो होता है, और ख़ासकर अगर हम बात करें जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ के ग्रामीण इलाके जो होते हैं, ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जानवरों को बांधने के लिए सिर्फ झोपड़ी टाइप एक बनाया जाता है। अच्छा। उस झोपड़ी पे जब पानी आ जाता है या फिर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है तो जानवर वहाँ मर जाते हैं, और जानवर मरने के बाद जब वो पानी और फैलता है या वो जानवर या पानी थोड़ा सूखता है तो उनकी गंध की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। इसके बाद फिर आप देखिए कि अभी ये बारिश का टाइम है, इसके कुछ टाइम के बाद ही बीमारियां फैल जाएंगी, उससे जो है कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं और कई लोग ज़्यादा शदीद बीमार हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए पहले से आप इंतज़ाम नहीं करते हैं, और अगर आप पहले से इंतज़ाम करेंगे, हम देखते हैं कि हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो
या फिर विधानसभा का चुनाव हर बार ये कहा जाता है कि हम जब आएंगे सत्ता में, बिहार की बात अगर हम करें तो हम बिहार को बदल कर रख देंगे। अब के भी वही कहा जा रहा है और आगे भी वही कहा जाएगा, लेकिन इस बिहार की सिचुएशन जो बाढ़ वाली है, फ्लड वाली है, उसको कोई नहीं बदल पाता। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी बिहार का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर तरक्की की बहार आना बहुत ज़रूरी है, वरना बिहार बिहार नहीं रहेगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि SIR के जरिए जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने तमाशा खड़ा कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज में आपको बता दूं कि हिदायत जारी की है, ख़ासतौर पर 2 हिदायत, तो ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत के चेहरे पर सुप्रीम कोर्ट का एक ज़ोरदार तमांचा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस अंदाज में कार्रवाई कर रहा था, जिस अंदाज में SIR के जरिए 65 लाख से ज़ायद वोटरों के नाम हज़फ कर दिए गए थे, उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी। 2 हिदायत बहुत अहम है। एक हिदायत तो यह है कि आप पहले उन लोगों के नामों की फहरिस्त जारी करें जिनके नाम हज़फ कर दिए गए थे, और ये भी बताएं कि आखिर उनके नाम हज़फ क्यों किए गए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कम से कम 23 लाख लोग फौत हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कई ऐसे लोगों के साथ चाय नोशी की है जो फौत हो चुके थे इलेक्शन कमिश्नर की नज़र में। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, और इस दाल को मैं समझता हूं कि उन इदारों के मुंह पर दे मारना चाहिए जो इस तरह की बदमानियों का इर्तिकाब कर रहे हैं। तो बहरहाल बिहार की बात करने के बारे में हम आपको बताते हैं, शुमाली हिंद में बारिश का सिलसिला जारी है और तोदे खिसकने, ज़मीनी तोदे जो खिसकने के नतीजे में दर्जनों यानी 20 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करते हैं, वादी कश्मीर में ज़मीनी तोदे खिसकने के नतीजे में मरने वालों की तादाद 48 हो गई है, जबकि उत्तराखंड में ये कहा जा रहा है कि इतनी ही तादाद में लोग अपनी या तकरीबन 100 के करीब लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए हैं, लेकिन जो ज़मीनी तोदे खिसके हैं उसके नतीजे में कसीर तादाद में लोग दबे हुए हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन जहाँ तक तो हुकूमतों का सवाल है, जैसा कि अशर यासिन ने कहा है कि बिहार की हुकूमत हो या हमारी मरकज़ी हुकूमत हो यानी नरेंद्र मोदी की हुकूमत हो, आफात समावी से निमटने के लिए या लोगों को उससे महफूज रखने के लिए पहले ही इक़दामात करनी चाहिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए के तौर पर। तो बहरहाल आप देखेंगे कि बारिश होती है तो तबाही आती है, और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तब लोग मर जाते हैं। तो आखिर चैन किधर आएगा, और चैन के लिए क्या मरकज़ी हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो बहरहाल अब मरकज़ी हुकूमत यानी मोदी हुकूमत आप देखेंगे कई मसाइल में घिरी हुई है। एक तो ये कहा जा रहा है कि वो चीन से क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश कर रही है और चीनी सदर से मुलाकात भी होने वाली है। तो ऐसे में अपोजिशन ये कहती है कि आप चीन बार बार हिंदुस्तान में दरअंदाजी कर रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार फराहम कर रहा है, उसके बावजूद आप चीन के से क़ुर्बत इख्तियार कर रहे हैं, इससे बढ़ के और शर्म की क्या बात होगी। दूसरी तरफ अमेरिका ने नाक में दम कर दिया है, ख़ासतौर पर ट्रंप सुबह हिंदुस्तान के खिलाफ एक बात करते हैं तो दोपहर में उनकी मुखालिफत शिद्दत इख्तियार कर जाती है, और रात में तो वो अपने ख्वाबों से बाहर हो जाते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। तो बहरहाल हिंदुस्तान को बैरूनी और अंदरूनी कई एक मुश्किलात का सामना है, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि RSS दुनिया की सबसे बड़ी NGO है। और मेरे भाई, बड़ी होना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर बड़ा हैवी यानी आप देखेंगे कि देव हैकल होना कोई बड़ी बात नहीं है। दिल बड़ा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, जुर्रत होनी चाहिए, और वो जुर्रत आप देखेंगे कि तहरीक आज़ादी में मुजाहिदीन आज़ादी ने दिखाई और RSS तहरीक आज़ादी से दूर रही। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सावरकर के बारे में कि गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन सावरकर ने कितनी मर्तबा माफिया मांगी थी अंग्रेजों से, और जबकि मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी ने अंग्रेजों के गुरूर और तकब्बुर को अपनी जूतियों में रगड़ कर रख दिया था और कहा था कि हम इस मुल्क के लिए जान देंगे लेकिन अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाएंगे, अपना सर कटाएंगे। और आपने देखा कि लाखों की तादाद में उलमा को, मुशाइखीन को फांसी पर लटका दिया गया था। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आप देखेंगे कि सड़क दरख्तों पर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की लाशें लटकी हुई थी। तो आप उनकी तारीफ कभी नहीं करते। अरे मौलवी अलाउद्दीन के बारे में क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जानते हैं? मैं चैलेंज देता हूं कि वज़ीर आज़म मौलवी अलाउद्दीन के बारे में नहीं जानते, जबकि उस तरह का मुजाहिद आज़ादी मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में गिने चुने होंगे, क्योंकि काले पानी की सज़ा पाने वाले वो पहले हिंदुस्तानी थे और उन्होंने काला पानी की सज़ा के दौरान ही इस दुनिया को कूच किया। तो क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस मुजाहिद आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश नहीं कर सकते थे, गुलाह अक़ीदत पेश नहीं कर सकते थे, पार्लियामेंट में उनका पोर्ट्रेट नहीं रख सकते थे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपने कही कि RSS के बारे में कहा गया है कि RSS एक बहुत बड़ा NGO है। तो एक दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लग गए थे दूर।
जिस तरह से हम जंग आज़ादी के समय की जब बात करते हैं, जी। उस वक्त की बात करते हैं, उस वक्त आरएसएस का जो रणनीति थी वो सबके सामने कि आरएसएस जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ थे जी। और वो जो हैं हमारे देश के जो महात्मा गांधी हैं उनको उनसे नफरत करते थे। जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद फिर आप ये भी देखिए कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर के कहते हैं 103 मिनट की स्पीच देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो हर रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। हाँ। और ये भी कहा जा रहा है कि वो और 2031 तक प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं। रीज़न ये है कि वो सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने वाला जो अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये भी देखिए कि वही देश के प्रधानमंत्री संसद में जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो जवाब नहीं देते हैं। वही देश के प्रधानमंत्री जब किसी रैली में या कहीं और जाते हैं तो वहाँ से वो अपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए बयान देते हैं। वही देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो ट्रंप के बात पे कोई बयान नहीं देते। जब ट्रंप के बारे में उनसे संसद में पूछा जाता है तो चुप हो जाते हैं, पानी पी करके वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री अपनी सीट जो है वो बरकरार रखने के लिए आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं? एक बात ये बताता भी- हूँ मैं जी। आपने जैसे कि आरएसएस के बारे में कहा है, एक बात बताता हूँ क्योंकि अपना वक्त भी होने चला है, तो आप फिर बात जारी रख सकते हैं। उसद अहमद लाहौरी, उनका तामीर करदा ये लाल किला है, और आप आजमा कर देखिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब भी लाल किले से खिताब करते हैं तो ट्रंप की तरह बातें करते हैं। बिल्कुल ट्रंप की अजीब तरह गरीब बातें फैसले। करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेश नीति हमारी बिल्कुल गड़बड़ है, तो आरएसएस की एक मीटिंग होने वाली है सर 19-20 या 20 से 22 तक होने वाली है, जिसमें आरएसएस जो है दिल्ली में बैठ करके वो मीटिंग करेगी और जी हाँ, विदेशी रणनीति क्या होगी उस पर चर्चा करेगी। फिर वो देश के प्रधानमंत्री या देश के गवर्नमेंट को बताएगी कि आपको कौन से रणनीति के तहत अमेरिका से लड़ना है जो कि टैरिफ वार है। तो आप ये देखिए कि अगर आरएसएस ही सब कुछ चला रहा है तो फिर हम अभी इससे पहले प्रोग्राम में भी यही बोल रहे थे कि अगर आरएसएस ही सब कुछ चला रहा है तो इस देश की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसको हटा करके सिर्फ आरएसएस को लोगों को वहाँ पे बिठा दे जो लोग मीटिंग में बैठे नहीं, बैठे हुए भी है, अभी भी बैठे हुए हैं। और दूसरी बात आपको लेकिन जैसा अभी कि आपने- ओपनली तौर पे नहीं बैठे जी, हुए जी। हैं ना। अभी वो लेकिन BJP आप के- देखिए कि हर जगह आरएसएस का आदमी आपको दिखाई देगा। और एक अहम बात आपको ये बता दूं कि जो मोहन भागवत की सदारत में जो इजलास मुनक़िद होने वाला है आरएसएस का 100 साल की तकमील के सिलसिले में या 100वीं सालगिरह के सिलसिले में, तो उस मौके पर आरएसएस ने तमाम ममालिक के जो सफ़ीर हैं दिल्ली में मौजूद हैं उनको दावतनामा भेजे हैं। ये इस तरह की इत्तलात आ रही हैं, लेकिन कई मुस्लिम ममालिक उसमें छूट गए हैं। लेकिन ठीक कितना है? भी कर लें आप, आपके ऊपर जो एक तोहमत लगी हुई है वो आप नहीं हटा सकते हैं। आपके ऊपर तोड़ने की राजनीति का आरोप लगा हुआ है, देश की जो एकता उसको तोड़ने की राजनीति का आरोप है। और आपके ऊपर ये भी आरोप है कि आपने जंग आज़ादी में कुछ नहीं किया। आपके ऊपर ये भी आरोप है कि आपकी नज़र में सावरकर बहुत बड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आप तोड़ नहीं सकते। आप कितनी भी मीटिंग कर लें, आप कितने भी लोगों को बुला लें, लेकिन हिंदुस्तान में जब भी कोई गेस्ट आता है किसी और कंट्री से तो वो आरएसएस के मुख्यालय ना जा कर के हमारे देश के जो क्या कहते हैं पितामह राजघाट जिन्हें पे कहा जाता है। जाता है राजघाट पे जा कर के फूल चढ़ाता है। तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप जितना भी महिमा मंडल आरएसएस का कर लें, लेकिन आप या फिर जो विदेशी लोग हैं वो उन चीज़ों को इस हिसाब से नहीं मानते। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ये भी नहीं मालूम होगा कि आज़ादी के बाद कई बरसों तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर यानी नागपुर में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर हिंदुस्तानी परचम नहीं लहराया। तो आप अंदाज़ा ये लगाइए कि जो ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तानी परचम की मुखालिफत करती है तो वो कैसे मुहिब वतन हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म को ये सोचना है। इसके अलावा आपको ये बता दूँ कि आरएसएस ने दस्तूर को भी ठुकरा दिया था। तो आप अंदाज़ा ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन दस्तूर का एहतराम नहीं करती वो कैसे मुहिब वतन हिंदुस्तानी पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो बहरहाल अगर वज़ीर-ए-आज़म को हिंदुस्तान की तारीख का बाज़ाब्ता मुताला करते तो मैं समझता हूँ कि अच्छे और बुरे में तमीज़ हो जाती। इस तरह के बयानात नहीं जी आते जी जी। सामने। बहरहाल नाज़रीन, इसी तरह इन्हीं खबरों के साथ और इन्हीं तबसरों के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।